आज जब कलाम पढ़ता है, मैं देख रहा था कि यहाँ मोहतरमा बैठी हैं, इन्हें अपनी माँ की याद आई और इनकी आंखें भर आई। जब शायरी सच्ची हो, दिल की धड़कनों से निकले, तो हर कोई मुतासिर हो जाता है। शकील आजमी के लिए एक बार फिर जोरदार तालियां। आलमी शोहरत याफ्ता शायर, तंज करना हर एक के बस की बात नहीं होती है। और फिर ऐसे व्यंग कहते हैं हम हिंदी में। मैं पूरी जिम्मेदारी से कह सकता हूं, बिना किसी कबाहत के कह सकता हूं कि आज के दौर में मौजूदा दौर का बिरबल अगर कोई है तो वो संपत सरोज जी है। ये ऐसे नवाब हैं जो माशरे की हर पहलू को देखते हैं, वो पहलू जो हमसे कहीं छूटा हुआ है, वो पहलू जिसे हम देखना नहीं चाहते। जोरदार तालियों से इस्तेमाल कीजिए संपत सरोज जी का। सम्मानीय डीसी साहब और सभी अच्छा सुनने वाले, शायरों की जो संख्या है, हम यहाँ करीब 3:30 बजे से बैठे हैं। आप सब लोगों की हालत हम लोगों ने वही कर दी है इस ऑडिटोरियम में, प्रवेश निःशुल्क और निकलने के 100 रुपये। मैं किसी भ्रम में नहीं हूँ। अब वही लोग बचे हैं जो या तो सच में मुझे सुनना चाहते हैं या फिर जो दूसरों के साधन पर आए। बहुत अच्छा सुनाया शकील आजमी साहब ने, सभी ने अच्छा सुनाया। इस अंधेरे समय में जब सारी परिस्थितियां विपरीत हैं, ऐसे में ये दिया थोड़ा टिमटिमा रहा है, ये बड़ी उम्मीद की बात। वो विनोद पत्रक जी हैं, हमारे राजस्थान के कवि, उनकी 2 पंक्तियां हैं। इसका इको खत्म कर दो भाई। हाँ, इको नहीं, एकदम। उनकी 2 पंक्तियां हैं कि चारों तरफ लकड़हारे हैं, फिर भी पेड़ कहाँ हारे हैं। तो इन लोगों ने आपको उम्मीद मंगाई। मीडिया के लोग भी यहाँ बैठे हैं। जी बिल्कुल बैठे। चलो बैठे तो हैं। गलती इनकी नहीं है, जिम्मेदार वो हैं जो इनके ऊपर बैठे। कुछ नहीं। और अच्छी बात यह है कि जिन कुर्सियों पर मीडिया लिखा हुआ है वही बैठे हैं। मैंने 2019 में घर के टेलीविजन का कनेक्शन कटा दिया और हम लोग इतने डरे हुए रहते हैं कि बंद स्क्रीन भी ढंग के रखते हैं। यहाँ का मुझे पता नहीं, हमारे यहाँ अखबार 3 चीजों के लिए पढ़े जा रहे हैं: बिजली कटौती, उठावना और राशिफल। और रोज नए निकलते हैं। एक दिन तो अखबार के दफ्तर से 2 लोग आ गए, बोले संपत सरल जी नया अखबार लॉन्च कर रहे हैं, ग्राहक बन जाओ। क्योंकि अखबारों का कोई पाठक तो बनता नहीं, ग्राहक ही बनते। 1 रुपए में 16 पेज। और जो मैंने जवाब दिया, 1 रुपए में 16 पेज। मैंने कहा भैया रुपया चाहे 1 की जगह 2 ले जा, लेकिन 16 पेज खाली दे जाएगा। फिर मैंने रिसर्च की कि इतने अखबार बिकते कैसे। तो अचानक एक दिन एक अखबार के दफ्तर से फोन आया, बोले संपत सरल जी आज आपका नाम हमारे अखबार में छपा। मैं बड़ा खुश हुआ, जी आपका अखबार कहाँ मिलता है? बोले हमारा अखबार कोई होकर नहीं बांटता, जिस किसी का नाम छप जाता है दिन भर वही खरीद कर बांटता है। टेलीविजन ने तो हद कर रखी है। वो प्राइम टाइम देखते हो शाम को, जैसे किसी जमाने में अवध के नवाब मुर्गे लड़ाते थे। अमूमन 4 जन बहसी आते हैं, एक मुद्दे का समर्थक, दूसरा मुद्दे का विरोधी, तीसरा बुद्धिजीवी दोनों को हड़काने वाला और चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला। बात का आनंद तो आप अब लेंगे। चौथा एंकर तीनों को भड़काने वाला,
बहस होनी होती है गरीबी की रेखा पर और करते रहते हैं रेखा की गरीबी। मैं पोएट्री नहीं सुनाता, मैं गद्य सुनाता हूं। हिंदी में जिसे गद्य कहते हैं, अंग्रेजी में जिसे प्रोज कहते हैं, उर्दू में आप लोग उसको नस्र कहते हैं। ये काम सिर्फ 3 लोगों ने किया कहीं ने, लेकिन वो चल नहीं पाए। पहले थे शरद जोशी। आप YouTube पे शरद जोशी टाइप करेंगे तो बहुत उनको व्यंग लेख मिलेंगे आपको उनकी भाषा में। उसको हमको आगे बढ़ाया KP सक्सेना ने, जिन्होंने लगान और जोधा अकबर के डायलॉग लिखे थे। और तीसरा छोटा मोटा काम मैं करता हूं। तो मैं आपको एक लघु कथा सुनाता हूं। ब्रेकिंग न्यूज। इस देश में मूर्खताओं से बड़ी चहल पहल है सर। हलाल और झटके पे बहस हो रही है, बकरे से कोई मर्जी नहीं पूछ। क्या बात है, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि साहब आप बैलेंस किया करो, एक तरफा क्यों बोलते हो। मैंने कहा यार बैलेंस करने के लिए तो एक तरफा बोलते हो। ब्रेकिंग न्यूज। आज राजनीति पे कोई बातें होंगी, जैसे उर्दू इशारे की भाषा है, मैं भी उसी लहजे में बात करूंगा। पहुंच जाएगी, समझ भी जाओगे, खुदा भी नहीं लगेगा। आत्मनिर्भर नामक राज्य में जबरदस्त न्यूज क्रांति हो चुकी थी। न्यूज चैनल खबरें तलाशते नहीं गढ़ते थे और देते नहीं फैलाते थे। ब्रेकिंग न्यूज की तो मारामारी रहती थी। एक दिन ज्यों ही राजा नहाकर स्नान घर से निकला, त्यों ही एक न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज दागी, राजा नहाया। दूसरे न्यूज चैनल ने खुशी जाहिर की, राजा आज भी नहाया। तीसरे न्यूज चैनल ने अटकलें लगाई, राजा क्यों नहाया। चौथे न्यूज चैनल ने नई जानकारी दी, राजा पहली बार नहाया। पांचवें न्यूज चैनल ने आत्मनिर्भरता की पुष्टि की, राजा खुद नहाया। और अगली पंक्तियों पे आपकी मोहब्बत की, छठे न्यूज चैनल ने रहस्योद्घाटन किया, राजा पानी से नहाया। सातवें न्यूज चैनल ने ब्रेकिंग न्यूज में गर्मी भरी, राजा गर्म पानी से नहाया। आठवां न्यूज चैनल गर्वित हुआ, राजा चुल्लू भर पानी से नहाया। नौवें न्यूज चैनल ने स्थिति और साफ की, राजा साफ पानी से नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने गुप्त जानकारी दी, राजा अकेला नहाया। 10वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई। 11वें न्यूज चैनल ने राहत भरी ब्रेकिंग न्यूज चलाई, राजा आज तो नहाया। और अंतिम बात और मार्के की आप देखें, 11वें न्यूज चैनल ने तमाम ब्रेकिंग न्यूजों पर पानी फेरा, राजा गीले पानी से नहाया। उर्मिला की वेदना पर बहुत अच्छी कविता सुनाई, अहिल्या की वेदना पर बहुत अच्छी कविता सुनाई। क्या बात है, क्या नजर है। रामायण और महाभारत 2 बड़े महाकाव्य हैं, उनसे क्या शिक्षा मिलती है, सार रूप में बता देता हूं। रामायण से तो ये शिक्षा मिलती है कि सोने का हिरण नहीं होता। और महाभारत से ये शिक्षा मिलती है कि बहुमत की ताकत का दुरुपयोग करो तो क्या दुष्परिणाम निकलते हैं। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। जैसा होना चाहिए वैसा न होकर जो नहीं होना चाहिए वो होता है, तो व्यंग होता है। मैं चाहता था कि शकील आदमी साहब मेरे बाद में पढ़ें और आप लोग शायरी के नशे में जाएं, लेकिन इन्होंने उनको पहले पढ़वा दिया। तो अब आप यूं सोचो कि नशे में तो जा रहे हैं, लेकिन भ्रम में डालने के लिए आपने पान खा रखा। विसंगतियों से व्यंग निकलता है। वरना एक जमाना ऐसा था जब मैं भी प्यार प्रेम की कविताएं लिखता था, जब तक अकलदार नहीं निकली थी। उबासी के बहाने भी किसी लड़की के दांत दिख जाते तो मैं 5-7 गजलें लिख मारता।
भले ही वो उबासी मुझको देख करके ले रही होती। और एक निवेदन कर दूं, माताएं बहनें या भले थोड़ी संख्या में वो बैठी हैं, प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता नहीं बदल सकती। बात अच्छी लगे तो आपको ताली बजानी है, इनके तो खिलाफ बोल रहा हूं। प्रकृति के कुदरत के सृष्टि के नियम बदल सकते हैं, औरत के प्रति पुरुष की मानसिकता बदल ही नहीं सकती। मर्द की फितरत होती है, अर्थी के रास्ते में भी औरत मिल जाए तो 80 साल का मुर्दा भी वाइब्रेशन मोड में आ जाए। लेकिन इतना भी तय है कि शादी होते प्यार का बुखार उतर जाए। जैसे ही ब्याह की कुनेन खाई, प्यार का मलेरिया गायब। मेरे एक मित्र ने प्रेम विवाह किया। प्यार के दौरान जिस लड़की के साथ जो कंकर झील में फेंके थे, शादी के बाद दाल में निकल गए। और ताली तो इस बात पर बजाओगी, जिस लड़की को लेकर भागा था अब उसको देखते ही भागता। शादी के 3 दिन बाद मिला, मैंने कहा नया नया प्रेम विवाह किया, पत्नी को लेकर सिनेमा जा, सैर सपाटा करके मंदिर मंदिर भटकता है। बोले भाई साहब सुना है जोड़े ईश्वर बनाता, बस उसी को ढूंढ। बहुत अच्छे यार। ये बहुत त्याग और समर्पण का काम। प्यार मोहब्बत में आदमी को अपना कैरियर तक दांव पर लगाना पड़ता है। मैं ऐसे कई लड़कों को जानता हूं जो कॉलेज के जमाने में मेरे साथ पढ़ते थे, जिन्होंने अपने बाप की गाड़ी कमाई से प्रेमिकाओं को जलेबी खिलाई, आजकल शहर के नामी हलवाई बने हुए। और देखो, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था। हिंदी उर्दू सहित भारतीय भाषाओं की जो स्थिति है, मैं तो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी था, तो मुझसे तो कौन प्रेम करती भाई, मरते हुए पे कौन मरेगा। लेकिन मेरे साथ 2 चीजें ठीक थी। एक तो साहित्य का विद्यार्थी था तो भाषा अच्छी थी, दूसरा मैंने ट्रकों से शेरो शायरी उतार रखी। तो प्रेम करने वाले मुझसे प्रेम पत्र लिखवाते थे, और मैं जिसके प्रेम पत्र लिख देता था उसके 2 नतीजे जरूर निकलते थे। या तो उसकी शादी हो जाती थी या फिर वो पिटता था। हालांकि बात एक ही है। आपको चश्मे की जरूरत नहीं जनाब, आपकी आपकी नजर अच्छी। मिलते हैं ऐसे जो मेरे प्रेम पत्रों की वजह से ब्याएंगे, मुझे देखते ही दांत पीसते हैं कि नालायक जॉर्ज बुश एक अच्छी खासी अमेरिकी फौज को इराक में उड़ जाए। हिंदुस्तानी आम आदमी आम दिन तो छोड़ो, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे आता है, उस दिन तक सुख से प्रेम नहीं कर सकता। 14 फरवरी को श्री राम सेना वाले तो ये कह देते कि जो भी प्रेम करता हुआ मिला उसको पीटेंगे। और सरकार पुलिस को ये कह देती कि देखो इस दिन कोई प्रेम से वंचित नहीं रहना चाहिए। जो प्रेम करते हुए मिलते हैं उनको तो श्री राम सेना वाले पीटते हैं, जो नहीं करते उनको पुलिस वाले पीटते हैं। कबीर को, तुलसी को, मीरा को, दाग को, गालिब को पढ़ो तो पता लगे प्रेम दर्शन का विषय, प्रदर्शन का विषय। क्या बात। जिन नौजवानों के कंधों पर चुनौतियां हैं, देश की, समाज की, परिवार की, कैरियर की, एक निवेदन कर दूं, कोई प्यार मोहब्बत जैसी बात नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया वाले टीआरपी के चक्कर में खेल करते रहते हैं। समय बदल गया, समा का स्थान ट्यूबलाइट ने ले लिया। परवाना जलने की गरज से जाता है तो छिपकली खा जाती है। तो दुनिया जिस बारूद के ढेर पे बैठी है, 2 चीजें हैं। मैं एक लेख सुना देता हूं, समय की अपनी सीमाएं हैं। 2 चीजें हैं, बाजार और बाजारवाद। बाजार हर युग की जरूरत है। दोनों में अंतर यह है, बाजार का मतलब है जरूरत के हिसाब से चीजें बनाना, और बाजारवाद का मतलब है चीजें बना करके जरूरत पैदा करना। हथियार बना लिए लड़ाओ, वैक्सीन बनाई बीमारी फैलाई, और बड़ी सफाई से काम हो रहा है। आप क्या सोचते हो कि चुने हुए नेता कुर्सी पे बैठे हैं? ऐसा नहीं है। 10-12 मल्टीनेशनल कंपनी वाले मिलकर जिसमें चाबी भर देती हैं वो खिलौना चल पड़ता है। पूरी दुनिया का सीन देख लो आप, पूरी दुनिया को कॉर्पोरेट चला रहे हैं, और कहीं से क्या आ रहा है, कहां जा रहा है, कोई पता नहीं लग रहा। मैं तो पिछले दिनों दवा की दुकान पे गया, तबीयत खराब नहीं थी, एक्सपायरी डेट की दवाइयों पे डिस्काउंट चल रहा था। वहां जाकर के पता लगा कि आज धनतेरस है, दीपावली के 2 दिन पहले। दुकानदार मेरा मित्र था, उसका सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा था। बोले आज भी बीमार पड़ गए क्या? तो मैंने बात संभाली। मैंने कहा नहीं, दरअसल 2 कारण से आया हूं। एक तो आज धनतेरस है तो कुछ ना कुछ खरीदने का रिवाज है, और दूसरा पूरे बाजार में आज के दिन आप ही क्या सबसे कम भीड़।
तो वो भी बोला ऐसे मजाक में, बोले ठीक कह रहे हो संपत सरल जी, हम भी सोच रहे थे दूसरे दुकानदारों की बिक्री देख करके कि एक दिन के लिए दवा की दुकान के आगे हम भी थोड़े पर्दे लगा लेते तो 2 पैसे ठीक से कमा लेते। वो सिंह साहब हैं 10 दुकान छोड़ करके मेडिकल वाले, दीपावली पे पटाखे बेचते। मैंने कहा पटाखे बेचने का लाइसेंस है सिंह साहब के पास? बोले लाइसेंस ही पटाखे बेचने का है, बिना लाइसेंस के तो वो दवाइयां बेच रहे हैं। वहीं से एक रचना मैं आपको सुना देता हूं। हाँ, ये 2 चरखे रखे हैं ना, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी के सामने सवाल खड़ा किया था कि इतनी बड़ी आबादी का तन चरखे से काटे हुए कपड़े नहीं रखे। तो गांधी ने कहा हो सकता है ये कपड़ा थोड़ा काटते हो, लेकिन ये उम्मीद बहुत काटते हैं। तो ये शायर लोग आपको दृष्टि नहीं देते, दिशा नहीं देते, दृष्टि देते, ये उम्मीद बनाते। तो ये मैं एक ऐसी बात कहता हूं जहां से आपको थोड़ी सी उम्मीद बंधेगी। ये पूरी दुनिया बेकाबू टेक्नोलॉजी और आवारा पूंजीवाद के साइड इफेक्ट भुगत रही है, यकीन इसी में से कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। एक रचना, भौगोलिक दूरियां कम हो गई सोशल मीडिया से, लेकिन आदमी से आदमी दूर हो गया और अब तो खुद से कटता जा रहा है। 5 सेकंड के लिए रील खोलता है, पता नहीं आधा घंटा कब निकल जाता है। यदि किसी ने कुछ एक अक्षरों तक की नेकी कर डाली हो तो उसको फेंकने के लिए ट्विटर से बेहतर दरिया नहीं। जो कुछ नहीं कर सकता वो भी ट्वीट कर सकता है, और एक बार जो ट्वीट करने लगता है फिर वो कुछ नहीं कर सकता। मैं तो सोशल मीडिया का लोहा उस दिन मान गया जब एक सज्जन ने YouTube पर मेरे कवि सम्मेलन की एक ही क्लिप को साल में 100वीं बार सुना और नीचे गाली लिखी, लानत है संपत सरल को, नालायक ने साल भर से रचना तो छोड़ो कपड़े तक नहीं बने। एक आ गई है शेर, हर मोबाइल में कैमरा आ गया ना, हर आदमी डिजिटल आया हुआ घूम रहा है। और कितना धोखे का संसार है। मैं देखता था पहले कई ये महिलाओं को ये ज्यादा है बीमारी, कहीं भी शादी में जाओ, मिलने जाओ, बस तुरंत अपना फोटो और तुरंत सोशल मीडिया पे अपलोड। उन सुंदरियों के सोशल मीडिया पे चेहरे देख के मैं आपको सच बताऊं, मेरे मन में वही भाव आते हैं जो कभी पद्मनी का दर्पण में चेहरा देख करके अलाउद्दीन खिलजी गए, और भरपूर समर्थन करना जहां मेरी नजर गई, और वही बड़ा धोखा हुआ, वही सुंदरियां मुझे आमने सामने साक्षात मिल गई। जिनको मैं पद्मनी समझता रहा वो तो खुद अलाउद्दीन खिलजी निकले। तो पुराना समय, मैं प्रशासन को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने इतने अच्छे लोगों को बुला करके सुनवाया। पुराना समय सुविधाएं कम थी, सुख बहुत था, संघर्ष था तो रोमांच भी था। वहीं से एक रचना निकाली, वे भी क्या दिन थे। पहली पंक्ति से पकड़ना, वे भी क्या दिन थे जब घड़ी एक आध के पास होती थी और समय सबके पास था। आज की तरह नहीं था कि फेसबुक पर 5000 दोस्तों और परिवार में बोलचाल बन गए। हम कहां पहुंचे? ऐसा नहीं कि तरक्की नहीं हुई, लेकिन हमने कीमत ज्यादा दे दी। और विकास ये नहीं है कितने 6 लेन 8 लेन हाईवे बने, 4 लेन हाईवे बने, कितने पुल बने, कितने बांध और ये सब बन गए, कितने पावर प्रोजेक्ट बन गए। ये विकास नहीं है। समय के हिसाब से जरूरतें हैं, फॉर्मेट बदलता रहता है। विकास ये है कि समाज में भय, लालच, ईर्ष्या, अहंकार, झूठ और बेईमानी कितने घटे। अगर झूठे और लालची लोग 6 लेन के एक्सप्रेस हाईवे पे चलेंगे तो वो हमारे किस काम के। तब देखें पुराना समय, तब मोबाइल तो क्या लैंडलाइन फोन तक नहीं होता था, अतः झूठ सिर्फ आमने सामने मिलने पर ही बोला जाता था। खान पान शुद्ध था और याददाश्त अच्छी थी। हर व्यक्ति को 7-7 पीढ़ियां याद रहती थी, अपनी भी और गाली गलौज होने पर दूसरों की। हमारी प्राथमिक शिक्षा तो ऐसी थी जिसमें शिक्षा प्राथमिक नहीं थी। हमारा 50 बच्चों, 3 अध्यापकों, 2 पेड़ों और 1 कमरे का स्कूल हुआ करता था। आज तो इतने के बल पर लोग यूनिवर्सिटी चला रहे।
पढ़ाई लिखाई को लेकर कतई तनाव नहीं रहता था, क्योंकि हम विद्यार्थियों और अध्यापकों के बीच एक समझौता था कि सप्ताह में 3 दिन वे स्कूल नहीं आएंगे और 3 दिन हम। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था, बहुत अच्छा लगा। कुछ लोगों ने हिमाचली सुनाई, कुछ लोगों ने अपनी कश्मीर की भाषा सुनाई, कुछ लोगों ने जम्मू की भाषा सुनाई, मातृभाषा। बोलचाल में राजस्थानी का इस्तेमाल होता था। हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी, और अब आपकी तालियां रुकेंगी नहीं, मैं चैलेंज करता हूं, हिंदी सिर्फ शहरों तक सीमित थी और अंग्रेजी तो पीने के बाद ही बोली जाती थी। हर दिन पेपर लीक, इसकी जगह वो परीक्षा दे के आ गया और नौकरी कर रहा है। बड़ा जोरदार काम है भाई। आवेदन एक ने किया, परीक्षा में दूसरा बैठा, इंटरव्यू तीसरे ने फेस किया, नौकरी मिली चौथे को और करता रहा 5वां। वेतन छठे ने उठाया और पेंशन हुई 7वें की। आनंद तो अब लेंगे, जबकि 7वें की डेथ तभी हो गई थी जब पहले ने अप्लाई किया था। कैसा समाज घट रहा है। कई प्रकार के खेल कूद थे, अब तो बच्चे गेम के नाम पर वीडियो गेम खेलते हैं। बच्चे भी क्या करें, खो खो, कुश्ती और कबड्डी तो संसद विधानसभाओं में चलेगी। क्या बात है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा यार। बाकी खेलों को क्रिकेट ने बाउंड्री लाइन से बाहर कर दिया। जो चैनल खोलो क्रिकेट। एक दिन तो टाइम पास के लिए मैं भी देख रहा था, तो कमेंटेटर ने बड़ी ऊंची फेंकी कि जब से धवन और कोहली ने मूछें रखी हैं तब से धुआंधार परफॉर्म कर रहे हैं। मेरे उस दिन समझ में आई कि दुनिया में महिला क्रिकेट क्यों पिछड़ा हुआ। अब अपना पुराना समय याद करो। हालांकि क्रिकेट तब भी खेला जाता था, बैट का मालिक बैटिंग करता था और बॉल का मालिक बॉलिंग। फील्डर भी यही दो होते थे। बैट टच न होने पर फेंकी हुई गेंद फेंकने वाले को लानी पड़ती थी। एक ओवर कुल कितनी गेंदों का होगा ये गेंद का मालिक तय करता था। बल्लेबाज पहले गेंद पीटता था, फिर मूड के अनुसार भागकर या चलकर रन बनाता था, तत्पश्चात गेंद लाता था। ऐसा भी होता रहता था कि बल्लेबाज की दिन भर गेंद लाने की इच्छा नहीं रहती थी और वह दिन भर रन ही बनाता रहता था। हम आवारा पूंजीवाद के दौर में जी रहे हैं, जिसमें बेकाबू टेक्नोलॉजी और मिल गई। नतीजा क्या हुआ? असुरक्षा बोध। 2 जोड़ी कपड़े होते थे बचपन में, वो भी घर में किसी बड़े के फिट करवा लिए। प्रेस भी तकिए के नीचे दबा की होती थी। आज वार्डरोब अलमारी कपड़ों से भरी रहती है और आदमी आधे घंटे तक तय नहीं कर पाता कि इस पैंट के साथ कौन सा शर्ट मैच करे। ये पूंजीवाद के साइड इफेक्ट। लोग भूखे उठते तो थे, किंतु भूखे सोते नहीं थे। महंगाई बिल्कुल नहीं थी, ईमान के अलावा सब कुछ सस्ता था। और सस्ताई का अंदाजा आप इसी से लगा लें कि फिल्मों में हीरोइनों को पैसा कम मिलता था तो भी कपड़े पूरे पहनती थी। उन दिनों रामलीलाएं मनोरंजन का साधन हुआ करती थी, जिनमें महिला पात्रों का रोल भी पुरुष ही किया करते थे। रामलीला वालों का गले मिलने और गले पड़ने का समय अलग अलग होता था। रामलीला मंडली गांव की धर्मशाला में ठहरती थी। हम बच्चे दिन में धर्मशाला में जाकर देखते थे कि गत रात ही एक दूसरे के जानी दुश्मन रहे बाली और सुग्रीव साथ साथ ताश पत्ती खेल रहे। शूर्पणखा मंथरा के लिए चाय बना रहा है और हर पुरुष की जो घर में औकात है, चटाई पर बैठा रावण रात को आरती में आए पैसों का हिसाब मंदोदरी को दे रहा है। 2-3 लोग ताली बजा रहे हैं, आप ही रहने दो। ऐसे लगता है ना पूरी भीड़ का लोड 2-3 लोगों पे लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे, जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। बहुत अच्छी बात है, क्या बात है। और शकील भाई तो बड़े महान आदमी हैं कि साइकिल पर बैठ के 40 किलोमीटर, जबकि स्कूल 1 ही किलोमीटर पे था। बोल खुल रही है। अगर 40 किलोमीटर ने जाके 1 किलोमीटर जाते ना, तो आज के 40 साल पहले बढ़िया शायर बन जाते। लोग पैदल चलते थे और पद यात्राएं करते थे।
जो कि पद प्राप्त करने के लिए नहीं होती थी। कुछ एक के पास साइकिलें होती थी जो 4 रोटियों में 40 का एवरेज देती थी। कारें मोटरसाइकिलें तो छोड़ो, बसें तक गिनती की हुआ करती थी। जहाज और हवाई जहाज तो हम किताबों में देखते थे और कॉपियों के बनाते थे। याद आती है वे मीटर गेज की कोयले के इंजन वाली गाड़ियां। तय करना कठिन था कि ट्रेन और यात्रियों में कौन किसको ढोरा है। उनकी स्पीड का तो यह हाल था कि घंटे आध घंटे का सफर होता था तो भी लोग 3 वक्त का खाना बांध कर चलते थे। ट्रेन में चढ़ने में जितना पसीना आता था उतरने में उससे अधिक आता था। अब व्यंग देखें, यात्री काठ की सीटों पर काठ के उल्लू बने बैठे रहते थे। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। और भारतीय यात्री का मनोविज्ञान देखना, अब साइकोलॉजी और पकड़ दो तो मुझे बताना है। डिब्बे में डफली वालों का गाना बजाना चलता रहता था। खड़े यात्री भजन पसंद करते थे और जिन्हें सीट मिल जाती थी वे गजल। लोग फरमाइशें करते रहते थे और डफली वाले गाते रहते थे। डफली वालों को पैसा देने का वक्त आता था तब फरमाइशें करने वाले खुद गाने लगते थे। और अगली पंक्तियों पे फिर आपकी मोहब्बत चाहिए, क्योंकि यात्री को सामान की भी स्वयं ही रक्षा करनी होती थी। अतः खाली हाथ चढ़ते थे तो भी सामान लेकर ही उतरते थे। चिट्ठी पत्री का दौर था। SMS ईमेल वाले क्या जाने पत्र लेखन का स्वाद। पत्रों में व्याकरण अशुद्ध होते हुए भी आचरण शुद्ध होता था। मैंने तो स्वयं कई बार अपने पिताजी को चरण स्पर्श की जगह आशीर्वाद लिखा। खत लिखता हूं खून से शाही ने समझना, अर्थात प्रेम पत्र लाल शाही से लिखकर अपने खून से लिखा बताने का रिवाज तब भी था। परिणाम भी वैसा ही निकलता था। जिन्होंने वैसे प्रेम पत्र लिख लिख कर कबूतर उड़ाए थे आज बेचारे शादीशुदा हैं और तोते उड़े हुए। शादी से याद आया, तब शादियों में व्यर्थ का धूम धड़ाका और दिखावा नहीं होता था। बस 2-4 बाराती बैंड पर बजती बीन की धुन पर नागिन डांस कर लेते थे, क्योंकि तब बीन बनाने के लिए रुमाल ही 2-4 बारातियों के पास होते थे। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। टेलीविजन ने एक बड़ा नुकसान ये किया कि जो सुनने वाली कलाएं थी उनको देखने वाली कलाएं बना दिया। वह टीवी नहीं रेडियो का युग था। व्यक्ति बंदूक भले ही बिना लाइसेंस के रख सकता था, किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। बिना लाइसेंस का रेडियो बजा जेल हो जाती थी और उसको 10 साल बाद पोस्ट ऑफिस में रिन्यू कराना पड़ता था। किंतु रेडियो के लिए लाइसेंस अनिवार्य था। याद आते हैं अमीन सैनी का बिना का गीतमाला, जसदेव सिंह की हिंदी कमेंट्री, कृष्ण कुमार भार्गव, देवकीनंदन पांडे और रामानुज प्रसाद सिंह के समाचार। और आपकी तालियां उठेंगी। गर्दन झुकाकर BBC तो ऐसे सुनते थे जैसे आज BBC सुनते थे। बहुत मोहब्बत दी आपने, बड़े मन से सुनी। मैं इसका समापन कर रहा हूं, अंतिम पंक्ति है, समापन पर तालियां बजा देना वरना ये 3 पेज फिर शुरू कर दूंगा। फिर आएंगे, फिर सुनाएंगे, बड़ा टाइम हो गया। सच है, ये पंक्ति साथ ले जाना इसका सारांश है और बच्चों को सुनाना नई पीढ़ी को कि हमने क्या खोया क्या पाया। सच है, गन्ने का रस सूख जाए तो वह लाठी रह जाता है। तब हमारा जीवन कछुए की तरह था, आज हम खरगोश की तरह दौड़ रहे हैं, अर्थात भाग सब रहे हैं और पहुंच कोई नहीं।